हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम क्लास 9 का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को समझने से पहले कुछ फंडामेंटल चीजों को समझ लेते हैं। वैसे तो आप लोग ये 6, 7, 8 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं। मोस्टली बच्चे समझते हैं कि कांस्टेंट जो है वो नंबर को कहते हैं, ये नंबर को कहते हैं। ठीक है, नंबर कांस्टेंट होते हैं, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट का वो क्या है उसको समझते हैं। कांस्टेंट वो क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्या क्वांटिटी है? जो किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती, जो किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, जैसे आप कोई भी ऐसी चीज, जैसे आप हैं, आप अपने आप को ही रख लीजिए। अगर आप अपने फादर पर डिपेंड हैं तो आप कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके जैसे फादर हैं तो फादर जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं है। तो जो चीजें दूसरी चीजों पर डिपेंड करती हैं, जो चीजें दूसरी चीजों पर डिपेंड करती हैं, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। मैथमेटिक्स में इनको नंबर्स के जरिए, नंबर से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद दूसरी क्वांटिटीज आती हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स वो क्वांटिटी हैं जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, यानी एक की वैल्यू में चेंज होने पर दूसरी में खुद ब खुद चेंज आ जाए। ऐसी क्वांटिटीज जो कि दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं उनको हम वेरिएबल कहते हैं। मैथमेटिक्स में इनको अल्फाबेट से ABCD एंड XYZ से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर जनरली हम इनकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी? कांस्टेंट, कांस्टेंट आर दोज क्वांटिटीज which do not depend on another quantities। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। इट इज represented by numeric value 1 2 3 4 5 and so on। ठीक है, इसके बाद आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल वो क्वांटिटीज हैं जो दूसरों पर डिपेंड करती हैं, यानी दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, यानी कि एक वैल्यू में चेंज करें तो दूसरी वैल्यू में खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ये आगे आप क्वेश्चन के जरिए समझेंगे कि किस तरीके से चेंज होता है। फिलहाल आप जनरली इसकी डिफिनेशन समझ लीजिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर दोज क्वांटिटीज which depend on another quantities। They are represented by alphabet ABCD and XYZ। क्लियर? तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो क्वांटिटीज होती हैं जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करती हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं। इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूमेरिक वैल्यूज से करते हैं, 1 2 3 4 5 और पाई वगैरह, पाई से भी कर सकते हैं। पाई भी अपने आप में कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर दोज क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड ऑन
अनदर क्वांटिटीज, दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, दूसरी क्वांटिटीज में चेंज होने पर इनमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे आपने वाटर में शुगर घोली, वाटर में आपने शुगर ऐड करी, ठीक है। अब तो वाटर क्या हो गया, स्वीट हो गया। तो स्वीटनेस जो है, ये स्वीटनेस जो है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ शुगर एंड वाटर। अगर आप शुगर के अमाउंट बढ़ाते हैं तो स्वीटनेस भी बढ़ जाएगी। इट मीन्स के स्वीटनेस जो है वो शुगर के अमाउंट पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप वाटर की अमाउंट बढ़ाते हैं तो स्वीटनेस कम हो जाएगी, स्वीटनेस कम हो जाएगी, ठीक है। वाटर की अमाउंट बढ़ाने पर स्वीटनेस कम हो जाएगी और शुगर के अमाउंट बढ़ाने पर स्वीटनेस बढ़ जाएगी। अब अगर कोई चीज किसी एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़ जाती है, किसी एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब आप एक चीज को बढ़ाएं दूसरी चीज खुद ब खुद बढ़ जाए, इसे कहते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरी चीज होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक चीज के बढ़ाने पर दूसरी चीज कम होने लगे, वाटर की अमाउंट बढ़ाने पर स्वीटनेस कम हो रही है, यह है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। इनको नंबर्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हैं। वेरिएबल्स कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं और इनको हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आप समझते हैं इसके बाद आता है आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से जुड़े हुए होते हैं, कंबाइन होते हैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से कंबाइन होते हैं। अब ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन are the combination of constant and variables which are connected with 4 fundamental operations। ये फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो हमारे 1 वेरिएबल में हो सकते हैं और मोर देन 1 वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल, सब जगह x ही है हमारे पास, ठीक है। और अगर हमारे पास ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन इसमें x, y, z 3 वेरिएबल आए हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मल्टीपल वेरिएबल, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमारे पास कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, तो ये जो टर्म प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं, मल्टीप्लाई के साइन से नहीं, प्लस और माइनस से जो सेपरेट होते हैं, जैसे यहां पर हमारे पास कितने टर्म है, देखो ए एक्स स्क्वायर फिर प्लस आ गया, तो ये एक ए एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गया इसका। दूसरा टर्म क्या हो गया, बी एक्स के बाद प्लस आ गया, तो ये बी एक्स सेकेंड टर्म हो गया। सी क्या हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। अब दूसरे वाले में देखते हैं, इसमें एक टर्म ए एक्स क्यूब हो गया, ये क्या हो गया आपके दूसरा टर्म हो गया। तीसरा टर्म आपके पास सी एक्स हो गया और चौथा टर्म आपके पास डी हो गया। ठीक है, प्लस ही जरूरी नहीं है, माइनस भी हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। तो यहां पर टर्म क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गया, माइनस बी एक्स दूसरा टर्म हो गया और तीसरा टर्म हो गया माइनस सी। तो टर्म्स क्या होते हैं, जो भी स्टेप्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस माइनस से अगर वो सेपरेट हो रहे हैं, प्लस या माइनस से सेपरेट हो रहे हैं, तो वो एक टर्म बन जाएंगे। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म एंड चार टर्म। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म जो होते हैं वो प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हम समझते हैं टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप ऑफ पहले समझते हैं डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले समझते हैं डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिग्री क्या होती है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ा जो एक्सपोनेंट होता है वो कहलाता है उसकी डिग्री। जैसे आपके पास लिखा है ए एक्स फोर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए एक्स फाइव प्लस सिक्स एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन सिक्स एक्स प्लस फाइव, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, सेवन नाइन एक्स प्लस सेवन और कोई नंबर लिखा है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ी पावर क्या है। वेरिएबल जो हमारा मौजूद है एक्स, यहां पर एक्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी, ये 4 है, 2 है, 1 है एंड 0 है, तो सबसे बड़ी पावर है 4। तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी डिग्री, 4 हो जाएगी डिग्री। यहां पर सबसे बड़ी पावर 5 है। ठीक है, तो यहां डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहां सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहां सबसे बड़ी पावर कितनी है, जब पावर नहीं दे रखी होती है तो 0 नहीं होती, वो 1 होती है, वहां पर 1 होता है। एक्स की अगर पावर नहीं दे रखी है, खाली एक्स लिखा है या वाई लिखा है या जेड लिखा है, तो वहां पर हमें डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। अगर आपको कोई नंबर दे रखा है, सिर्फ नंबर दे रखा है, कोई वेरिएबल वहां मौजूद ही नहीं है, क्यों, तो उसकी डिग्री जो होगी वो 0 होगी। कितनी होगी डिग्री,
जीरो होगी। क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा कि मान लिया आपके पास लिखा है 3 लिखा है, अब हम कह रहे हैं इसकी डिग्री 0 है, तो हम मान सकते हैं कि इसके साथ x की पावर 0 लिखी हुई है। x की पावर, क्यों, हमारे पास डिग्री जो होती है वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। अब हम ये मान सकते हैं कि x की पावर यहां पर 0 लिखा हुआ है। अब x की पावर 0 अपने पास से तो नहीं लिख सकते, तो हम ये मान सकते हैं कि 3 इंटू 1 लिखा हुआ है ये। अब हम 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं, 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसलिए कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 0 होती है। जो कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट खाली सिर्फ एक नंबर है या 2 नंबर है या 3 नंबर है, उनकी डिग्री जो होगी वो क्या होगी? 0 होगी। अगर x खाली लिखा है तो उसकी डिग्री 1 होगी। अगर 2 लिखा है तो x की डिग्री 2 होगी। अगर हाईएस्ट पावर 5 है तो उसकी डिग्री 5 होगी। हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो उसकी डिग्री 4 होगी। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिग्री कहलाती है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमें दो वेरिएबल दे रखे होते हैं, जैसे 3x² y3 प्लस 5xy प्लस 3xy z। अब हम इसकी डिग्री कैसे निकालें? अब इसकी डिग्री निकालने का तरीका यह है कि हम जितने भी हमारे पास वेरिएबल हैं प्लस हर स्टेप के हर टर्म के जितने भी वेरिएबल हैं उनकी डिग्री को प्लस कर देते हैं। 3 to 5, यानी इसकी यहां पर कितने हो गए हमारे पास? 5 हो गई पावर। यहां कितनी हो गई पावर? 1 इसकी कितनी हो गई पावर? 2 हो गई। यहां पर कितनी हो गई पावर? 1 1 1, यानी 1 2 3 पावर हो गई। तो सबसे बड़ी पावर जो कितनी है? 5 है। तो यहां डिग्री कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है। अगर मोर देन 1 वेरिएबल हो तो जितने भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में दे रखे हैं उनकी डिग्री को प्लस कर देंगे और हम डिग्री निकाल लेंगे। ठीक है। यहां पर 2 है, ये 3 है, तो दोनों को प्लस कर दे, 2 3 5। यहां 1 है, यहां 1 है, 1 और 1 2 हो गई। यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है। मान लीजिए कि यहां पर 2 3 5 और यहां पर मैं x टू दी पावर 4 दे दूं। ठीक है। तो अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 2 एंड 4 कितने हो गए? 6। तो अब इसकी डिग्री जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी डिग्री। ठीक है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? सॉरी, डिग्री ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है वो सबसे बड़ी पावर होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सबसे बड़ी पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। अब आप समझते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ लोग ऑफ कहते हैं कि क्लासिफिकेशन भी कह देते थे। ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम इन्हें दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। नंबर एक, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑफ डिग्री, डिग्री की बेसिस पे हम इसको बांट सकते हैं। और दूसरा हम बांट सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। डिग्री की बेसिस पे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्लासिफाइड कर सकते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है, अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है तो वो लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। क्या कहलाएगा? लीनियर कहलाएगा, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
अगर डिग्री 2 है, डिग्री अगर 2 है तो कहलाएगा क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो कहलाएगा क्यूबिक, और डिग्री 4 है इसकी, 4 है तो कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है। इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स में अगर वन टर्म है, वन टर्म है उसमें तो कहलाएगा मोनोमियल। क्या कहलाएगा? मोनोमियल। अगर उसमें टू टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो कहलाएगा बाइनोमियल। और थ्री टर्म है तो कहलाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है। अगर हम डिग्री की बेसिस पर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्लासिफाइड करते हैं और अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है तो वो लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, और अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक कहलाएगा, और अगर डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पर क्लासिफाइड करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को और हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वन टर्म कंटेन करता है तो वो मोनोमियल है। क्या कहलाएगा? मोनोमियल। अगर टू टर्म कंटेन करता है तो बाइनोमियल, अगर तीन टर्म कंटेन करता है तो ट्राइनोमियल। ठीक है। ये हमारे टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने के लिए उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लिखने की? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और वो तरीका यह है कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं डिग्री के, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी सबसे बड़ी पावर लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, या फिर इसका उल्टा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। अब हमारे पास जैसे यह एक्स टू द पावर एन होगा पहला, फिर ए बी एक्स टू द पावर एन माइनस 1, फिर सी एक्स टू द पावर एन माइनस 2, फिर डी एक्स माइनस 3 एन एक्स टू द पावर एन माइनस 3 एंड सो ऑन, या फिर एक्स टू द पावर ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन एन एक्स टू द पावर एन। यानी कि लिखने का जो तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका जो है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, वो वेरिएबल की असेंडिंग पावर के ऑर्डर में लिखना होता है या फिर डिसेंडिंग पावर के ऑर्डर में लिखना होता है, यानी सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, या फिर इसका उल्टा सबसे छोटी फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। ठीक है। जैसे हमारे पास लिखा है ए एक्स टू द पावर 5 प्लस बी एक्स टू द पावर 4 प्लस सी एक्स टू द पावर 3 प्लस डी एक्स टू द पावर 2 प्लस सी ई एक्स टू द पावर 1 प्लस एफ। तो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स 4 प्लस ई एक्स 5। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर।
अब आपका आता है मेन टॉपिक, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, लेकिन उसकी कुछ खास बातें होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो आपको रिमेंबर करना है, वो याद करना है, उनको समझना है कि पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फर्क है। माइनर सा ही फर्क है, लेकिन वो थोड़ा फर्क आपको समझना है, क्योंकि आपको बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे होंगे और आपसे कहा जाएगा फाइंड आउट द पॉलिनोमियल, या दे रखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, या फिर आपसे पूछा जाएगा लो पॉलिनोमियल छाटिए इसमें से, ठीक है। या ठीक है, पॉलिनोमियल समझते हैं। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल आर algebraic expression which do not contain the terms, ऐसे algebraic expression जो जिनके अंदर क्या शामिल नहीं होता, कौन से टर्म शामिल नहीं होते? रूट एक्स, यानी कोई भी वेरिएबल रूट में नहीं होगा, कोई भी वेरिएबल रूट में नहीं होगा। किस में नहीं होगा? पॉलिनोमियल में, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की पावर निगेटिव नहीं होगी, किसी भी वेरिएबल की पावर निगेटिव नहीं होगी। पहली बात, रूट में कोई वेरिएबल नहीं होगा, एक्स किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होगी। तीसरी बात, कोई भी वेरिएबल अपॉन में नहीं होगा, डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, लेकिन उनमें ये टर्म मौजूद नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं करते। एक्स की पावर एक्स इन रूट एक्स टू द पावर माइनस एन और 1 अपॉन एक्स, यानी कि कोई भी वेरिएबल, अब एक्स में मैंने लिखा है तो एक्स ही नहीं वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। जेड रूट में नहीं होगा, वाई रूट में नहीं होगा, एक्स रूट में नहीं होगा, या जो आपसे कहा जाए, कहा उसमें कह दे कि दिस इज द पॉलिनोमियल इन जेड, दिस इज द पॉलिनोमियल इन डब्ल्यू, तो जिसमें आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो रूट में नहीं होना चाहिए और वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ये खासियत है पॉलिनोमियल की कि उसमें वेरिएबल रूट में नहीं होगा, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होगी, वेरिएबल की पावर वेरिएबल अपॉन में नहीं होगा, यानी डिनोमिनेटर में नहीं होगा, ठीक है। अब पॉलिनोमियल में मेनली यही चीजें होती हैं। अब कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जैसे हमें दे रखा हो एक्स रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स प्लस 5 अपॉन में हमें रूट दे रखा है, रूट एक्स दे रखा है। अब बच्चों से पूछा जाता है कि बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो अब बच्चे ने जैसे देखा कि भाई रूट में एक्स ही तो पॉलिनोमियल नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हम इस रूट को और इस रूट को खत्म कर सकते हैं तो हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि ये भाई बताइए कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो अगर हम खत्म कर सकते हैं रूट को तो उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं, और अगर हटा सकते हैं तो हटाकर फिर चेक करते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स रूट एक्स, स्प्लिट कर लेंगे, डिनोमिनेटर को दोनों जगह लिख लेंगे, तो यहां पर ना तो x रूट में है, ना x की पावर नेगेटिव है, ना x अपॉन में है, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है।
इसी तरीके से कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लिखा है √2x+5, √2x² + 5x+7, ये पोलिनोमियल है या नहीं है? बच्चों ने देखा कि रूट लगा हुआ है, रूट नंबर पे लगा है, सिर्फ रूट नंबर पे लगा है, कांस्टेंट क्वांटिटी पे रूट लगा हुआ है, ठीक है, वेरिएबल पे रूट नहीं है। तो हमें ये भी चेक करना है कि रूट कहां लगा हुआ है, वेरिएबल के ऊपर रूट लगा हुआ है या किसी कांस्टेंट के ऊपर रूट लगा हुआ है। अगर कांस्टेंट नंबर के ऊपर रूट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको याद रखना है कि वेरिएबल पर रूट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी आपको कंफर्म करना होगा कि ये सारी चीजें अगर आप हटा सकते हैं, आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कोई आप ऑपरेशन लगा के उस रूट को हटा सकते हैं तो आप उसको हटाइए। और अगर नहीं हटता है, आपने उसको कैलकुलेट किया और उसको हटाने के बाद, हटाने की कोशिश करने के बाद वो नहीं हटा, वो नहीं हटा, तब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और अगर आप उसको हटा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहां दे रखा था रूट में, देखा आपने, आप देखा रूट में एक वेरिएबल है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ इसको हटा सकते थे, रूट की वैल्यू को हटा सकते थे, वेरिएबल के ऊपर से रूट हटा सकते थे और हमने यहाँ इसको कैलकुलेट करके हटा दिया। तो ये जो वैल्यू बची, ये इसमें कोई भी रूट नहीं है, कोई निगेटिव पावर नहीं है वेरिएबल की, कोई भी वेरिएबल अपॉन में नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अब एक नया टॉपिक समझते हैं, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ये कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन इससे आते हैं, थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ पॉलिनोमियल से किस तरीके से रिलेटेड है। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल लीनियर है, लीनियर या डिग्री 1 का है, डिग्री 1 है उसकी, या फिर वो लीनियर कहलाएगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी खींच सकते हैं, लेकिन वो लाइन स्ट्रेट होगी, ठीक है। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर हम क्वाड्रेटिक का बनाते हैं, ये लीनियर का है, अब हम क्वाड्रेटिक का बनाते हैं, क्वाड्रेटिक या डिग्री 2 का, तो इसका जो ग्राफ मिलेगा हमें एक कर्व मिलेगा। इसका जो ग्राफ मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? एक कर्व मिलेगा। जनरली नाम इसका क्या होता है? पैराबोला। क्या होता है? पैराबोला, ठीक है। क्या मिलेगा हमें? एक कर्व मिलेगा, इसको क्या कहते हैं हम? पैराबोला कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा? एक कर्व मिलेगा, जिसको हम जनरली पैराबोला कहते हैं। अब अगर हम क्यूबिक का बनाएं, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। ये भी एक कर्व ही होगा, ये भी एक कर्व ही होगा, लेकिन ऐसा बनेगा। अब इसमें 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 क्या फर्क है? देखो, याद रखो कि जो लीनियर होगा वो एक्स एक्सेस को एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सेस को एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करेगा जो लीनियर होगा, और जो क्वाड्रेटिक होगा वो 2 जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, और जो क्यूबिक होगा वो 3 जगह पर इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सेस को, अगर हमारा पॉलिनोमियल एक्स में है तो, ठीक है। ये ग्राफ हो गए।
आपके लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक का एक पैराबोला होगा, और क्यूबिक का ऐसा बनेगा, कर्व बनेगा। ये लीनियर वाला सिर्फ सिंगल पॉइंट पर कट करेगा एक्स एक्सिस को, क्वाड्रेटिक वाला 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 पोजीशन पे करेगा, और क्यूबिक वाला 3 पोजीशन पे करेगा। ये जिस पॉइंट पर कट करते हैं वो इनके कहलाते हैं सॉल्यूशन। लीनियर का एक सॉल्यूशन होगा, क्वाड्रेटिक के 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 जगह कट कर रहा है 2 सॉल्यूशन होंगे, क्यूबिक 3 पॉइंट पर कट कर रहा है इसके 3 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, या कुछ लोग सॉल्यूशन कहते हैं, कुछ लोग इसको फैक्टर भी कहते हैं, कुछ लोग इसको जीरोज भी कहते हैं। तो इसका लीनियर का 1 जीरो होगा, क्वाड्रेटिक के 2 जीरो होंगे, और क्यूबिक के 3 जीरो होंगे। अब अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, तो इसमें अगर हमसे कहा जाए कोफिशिएंट बताइए, तो हम जनरली कोफिशिएंट ऐसे नहीं बता सकते। हमसे स्पेशली पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, या एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताइए, या एक्स का कोफिशिएंट बताइए। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होता है? जिसका भी कोफिशिएंट पूछेगा, उसको छोड़ के जो बाकी बचेगा वो कोफिशिएंट है। जैसे हमसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछे कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताइए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? ए होगा। अगर हमसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछेगा तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? बी होगा। कोफिशिएंट ऑफ सी एक्स का क्या होगा? सी होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होते हैं? जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसको छोड़ के जो बाकी बचेगा, वो कोफिशिएंट है। ठीक है, अब आता है आपका रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड जीरोस। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। मान लीजिए एक हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज है कितने होंगे? क्वाड्रेटिक है, 2 है डिग्री, तो कितने जीरो होंगे? 2 जीरोज होंगे। हैविंग जीरोज अल्फा एंड बीटा, इसके 2 जीरोज होंगे अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, तो जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरो होंगे? 2 होंगे, वो हमें दे रखे अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा बीटा में और इन वेरिएबल में ए बी सी में क्या रिलेशन है? तो याद रखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। इसे कहते हैं सम ऑफ द रूट्स और सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ रूट्स। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है,
अब हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है और उसके 3 जीरो होंगे, क्योंकि डिग्री इसकी कितनी है, 3 है, अल्फा, बीटा एंड गामा। क्यूबिक इक्वेशन है, डिग्री 3 है, 3 जीरोज होंगे। क्यों होंगे, 3 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है। मैंने अभी ग्राफ से बताया कि क्यूबिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके 3 जीरोज होंगे। अब इन जीरोज में या इन रूट्स में और इन वेरिएबल में क्या रिलेशन होगा जब क्यूबिक इक्वेशन होगी, तो याद रखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स और जीरोज भी बोलते हैं। दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसके बाद आता है अल्फा बीटा गामा, इसे बोलते हैं माइनस डी अपॉन ए। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, क्लियर। नया टॉपिक है फॉर्मिंग ऑफ क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल व्हेन रूट्स आर गिवन। जब आपको रूट दे रखे हो तो आप उससे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे। ठीक है, पोलिनोमियल दे रखा हो रूट्स निकाल सकते हैं, इसी तरीके से रूट्स दे रखे हो तो पोलिनोमियल भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा है और आपको 2 रूट्स हैं, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो है आप कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हम फॉर्मूला याद रखेंगे जब हमें रूट्स मालूम हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो तो। फॉर क्वाड्रेटिक फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल अल्फा बीटा एंड गामा आपको रूट दे रखे हैं और आपको क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है, तो इसका फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अगर आपको रूट्स दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं और आपको क्यूबिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है तो उसका तरीका ये है, इसका फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपने पोलिनोमियल के बारे में जितनी भी फंडामेंटल थी उसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको। अब ये देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं आपसे, पोलिनोमियल के क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। तो जो मेनली टाइप है क्वेश्चंस के वो मैं आपको कराता हूं। तो पहले एग्जांपल लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल। आपको बताना है कि इनमें से कौन से पोलिनोमियल है। अब हमने कंडीशन पढ़ रखी है, क्या कंडीशन पढ़ रखी है कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। पोलिनोमियल वो टर्म्स होते हैं जिनमें वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें कोई वेरिएबल रूट में नहीं मिलता हो हमें, या फिर हमें कोई वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए, या फिर कोई वेरिएबल जिसकी पावर निगेटिव हो वो नहीं होना चाहिए। तो हम पहले फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेते हैं। अब हम चेक करते हैं क्या कोई इसमें ऐसा टर्म मौजूद है जिसमें कोई वेरिएबल रूट के अंदर मौजूद है। कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जहां पर रूट के अंदर वेरिएबल हो, कांस्टेंट टर्म मौजूद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स वाई जेड वेरिएबल नहीं होना चाहिए रूट के अंदर, तो कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो कि रूट के अंदर हो।
अब दूसरी चीज को देखते हैं, क्या कोई भी वेरिएबल अपॉन में है? कोई भी वेरिएबल अपॉन में नहीं है, ठीक है। तीसरी कंडीशन हम देखते हैं, क्या किसी वेरिएबल की पावर निगेटिव है? तो यहां हम देखते हैं 4 टर्म है हमारे पास, तो चारों टर्म में कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसमें वेरिएबल की नेगेटिव पावर हो, इसलिए ये पॉलिनोमियल की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो इसके आगे हम लिखेंगे इज अ पॉलिनोमियल। अब हम सेकंड वाले को लेते हैं। क्या कोई टर्म ऐसा मौजूद है जिसमें कि किसी वेरिएबल के ऊपर रूट लगा हो? क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कोई भी ऐसा टर्म मौजूद है जिसमें वेरिएबल की नेगेटिव पावर हो, वेरिएबल अपॉन में हो या वेरिएबल रूट के अंदर मौजूद हो? तो किसी भी टर्म में हमारी ये तीनों कंडीशंस नहीं है। इट मींस ये पॉलिनोमियल की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कोई टर्म ऐसा है जिसमें वेरिएबल की नेगेटिव पावर है? हाँ है। तो पहला ही टर्म नेगेटिव पावर का है, दूसरा टर्म भी नेगेटिव पावर का है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कोई टर्म रूट में है? नहीं है। किसी टर्म की पावर निगेटिव है? नहीं है। क्या कोई टर्म अपॉन में है? हाँ है, ये 1/x है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, फिफ्थ वाले को देखते हैं अब हम। कोई टर्म कोई वेरिएबल नेगेटिव पावर के साथ है? नहीं है। अपॉन में कोई है? नहीं है। कोई वेरिएबल रूट में है? है, यहां पर मौजूद है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन हो गया जो हमसे पूछा जा सकता है। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं कि दूसरा किस तरीके से पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पूछा जाता है वो इस तरीके से होता है, आइडेंटिफाइंग द कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पहचानना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा बाई क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि डिग्री कितनी है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। और डिग्री में आपको बता चुका हूं कि सबसे बड़ी पावर जो होगी, सबसे बड़ी जो पावर होगी किसी भी पॉलिनोमियल की, वो उसकी डिग्री कहलाएगी। अगर हम फर्स्ट वाले को कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट वाले में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 है। जब 1 होती है तो क्या होता है, 1 वाले में क्या है, डिग्री कितनी है, 1 है। कितनी है डिग्री, 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर 1 डिग्री होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। दूसरे वाले को देखते हैं, यहां पर डिग्री कितनी है, डिग्री यहां पर 2 है। जब डिग्री 2 होती है तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। डिग्री कितनी है सेकंड वाले की, 2 है। डिग्री कितनी है, 2 है, तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा।
तीसरे वाले को देखते हैं, तीसरे वाले की डिग्री कितनी है, तीसरे की डिग्री 3 है, ठीक है, तीसरे की डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये कौन सा होगा, क्यूबिक। फोर्थ वाले को देखते हैं, यहां डिग्री कितनी है, 4 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, बाई क्वाड्रेटिक। फोर्थ के बाद फिफ्थ को देखते हैं, फिफ्थ में डिग्री कितनी है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी कि डिग्री 0 है, तो डिग्री 0 का मतलब होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल होगा ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक नए तरीके का एग्जाम्पल देखते हैं कि एक और किस तरीके से हमसे सवाल पूछ सकता है। अब हमसे जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है कि राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के अंदर आपको कोफिशिएंट लिखना है, किसका, एक्स स्क्वायर का लिखना है। तो हमारे पास पोलिनोमियल है 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को देखते हैं और एक्स स्क्वायर वाले टर्म के में जो बाकी बचा हुआ है वो इसका कोफिशिएंट होगा। अब यहां 6x स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो बाकी बचा, ये सिर्फ 6 बचा, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखना है। तो हम एक्स क्यूब वाले टर्म को देखेंगे और एक्स क्यूब वाले टर्म में एक्स क्यूब को छोड़ देंगे, जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहां क्या है, 6 है। अब थर्ड वाले को देखते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी सी, किसका कोफिशिएंट पूछा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस पोलिनोमियल। तो कोफिशिएंट क्या होगा एक्स का, एक्स वाले टर्म पर जाएंगे और एक्स को ही छोड़ देंगे और बाकी जो बचेगा उसे लिख देंगे। अगर माइनस में है तो माइनस साथ में लगता है, तो ये हमारा कोफिशिएंट हो गया ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब एक नए तरीके का सवाल देखते हैं कि कैसे हो सकता है। ठीक है, अब वो जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है, डिटरमिन द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। हमें पोलिनोमियल की डिग्री बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे इसकी डिग्री। अब हमारे पास, हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को कंसीडर करते हैं, क्या लिखा है, 5x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब अपॉन 3x। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप नीचे से x हटा सकते हैं तो पहले उसको हटा लीजिए। ठीक है, अगर x को हम हटा सकते हैं तो हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, हटा लीजिए उसे। अब हम इसको कैसे हटा सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे हटा सकते हैं कि 5x अपॉन 3x स्प्लिट करके लिख लें इसे। ठीक है, तो हमारा जो पोलिनोमियल था अब इस तरीके से बन गया। अब यहां देखते हैं कि कोई टर्म x वाला नीचे मौजूद है, नहीं है, नहीं है, तो अब हम इसकी सबसे बड़ी पावर को कंसीडर करते हैं। सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और दूसरा तरीका यह है कि हम क्या करते हैं, जो न्यूमिनेटर में हमारा पोलिनोमियल है उसकी डिग्री को लिखते हैं, डिग्री
इज इक्वल टू जो न्यूमिनेटर है उसकी डिग्री कितनी है, 3 है, और जो डिनोमिनेटर में है पॉलिनोमियल उसकी डिग्री लिखते हैं और इसको कर देते हैं माइनस, न्यूमिनेटर की डिग्री में से डिनोमिनेटर की डिग्री को माइनस कर देते हैं तो भी हमारे पास सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब हम दूसरा वाला एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जेड स्क्वायर जेड माइनस जेड क्यूब। अब हम इसको कैसे करते हैं, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डायरेक्ट हाईएस्ट पावर लिख देते हैं। हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 5 है, तो डिग्री इज इक्वल टू 5। दूसरा तरीका यह है कि अगर मल्टीप्लाई में दो पॉलिनोमियल हैं, एक पॉलिनोमियल ये है एक पॉलिनोमियल ये है, अगर मल्टीप्लाई में पॉलिनोमियल हैं तो जो बाहर वाले की डिग्री है वो प्लस जो अंदर वाले की डिग्री है वो, इन दोनों को कर देंगे हम प्लस, और इस तरीके से 5 हमारे पास डिग्री आ जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल तो सिंपल है, -1/2 x + 3, तो यहां डिग्री कितनी है, 1 है। अगर x के ऊपर या किसी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं लगी है तो इसका मतलब वो 0 नहीं है, 1 कंसीडर की जाती है। ठीक है, क्लियर। अब हम एक नया एग्जाम्पल चेक करते हैं। से भी पूछ सकता है क्वेश्चन के गिव अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 4। हमें एक मोनोमियल लिखना है डिग्री 4 का, तो हम कोई भी वेरिएबल लिख के x⁴ भी लिख सकते हैं, या फिर हम 5y⁴ लिख सकते हैं, 7x⁴ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो बस डिग्री उसकी 4 होना चाहिए, और मोनोमियल यानी सिंगल टर्म होना चाहिए, एक टर्म है इसमें भी, एक टर्म है इसमें भी, और इसमें भी एक ही टर्म है। तो ये सारे एग्जाम्पल है मोनोमियल के। आप अपने पास से कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, a b c d w कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है गिव अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 10। आपको बाइनोमियल लिखना है यानी दो टर्म है और उसकी डिग्री कितनी होना चाहिए, 10 होना चाहिए। आप कुछ भी लिख दिए, बस की पावर 10 लिखिए और कोई भी नंबर लिख दिए, चाहिए 7 लिख दिए, 7x⁴ लिख दिए, 7, यानी इससे छोटी डिग्री कोई भी लिख सकते हैं। बस दो टर्म लिखना है आपको, दो टर्म लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक और टर्म लिख दे इसमें। बाइनोमियल है तो बाइनोमियल में दो ही टर्म लिखे जाएंगे, और डिग्री यानी सबसे बड़ी पावर उसकी 10 होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वाले में है गिव अ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 100। 100 का मतलब है कि आपको सबसे बड़ी पावर 100 रखना है, बाकी के टर्म आप दो टर्म बाकी बचे। ट्राइनोमियल लिखने को उसने कहा है, तो ट्राइनोमियल का मतलब आपको 3 टर्म लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, या जो आपको पावर लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक और तरीके का एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर। अब एक और तरीका क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा होगा जिसमें डिग्री पावर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होंगी, और आपसे कहा जाएगा कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका मैं पहले बता चुका हूं कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। किसी भी वेरिएबल की पावर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो पहले वाले को अगर हम देखें, तो अगर हम पहले वाले का देखें, सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर है 5, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 9x⁵। फिर उसके बाद क्या है, उससे छोटी क्या है 6x⁴, फिर उससे छोटी क्या है 5x⁵, फिर उससे छोटी है 7x, और फिर है कांस्टेंट टर्म। ये फर्स्ट वाले का है। सेकंड वाले का देखते हैं। सबसे बड़ी पावर है 6, फिर उससे छोटी है 3, फिर उससे छोटी है 2, फिर उससे छोटी है 1। तो ये तरीका है किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का, कि उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए वेरिएबल की पावर को। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है इफ px = 8 - 4x + 2x, फाइंड द वैल्यू ऑफ p0, p1, p -2। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। हमें px दे रखा है
और P0 पूछा है। तो जितने भी x है इस पोलिनोमियल के अंदर, जितने भी x है इस पोलिनोमियल के अंदर, वहां पर हमें 0 रखना है। वहां क्या रखना है? वहां 0 रखना है। अब हम P0 निकालेंगे। P0 8 P0 is equal to 8 minus 4 into 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। जहां जहां x था वहां वहां हमने 0 पुट कर दिया। ठीक है। P0 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 0, दैट इज 8 माइनस 0 प्लस 0, 8। तो P0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 8 आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है P1। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जहां जहां x है पॉलिनोमियल में वहां 1 पुट कर देंगे। 8 माइनस 4 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, P1 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 ज़ा 2। P1 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, दैट इज 6। P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6 आ गई। अब हमें निकालना है P माइनस 2। P माइनस 2, तो जहां जहां हमारे पास x है वहां वहां हमें -2 पुट करना है। 8 माइनस 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2, दैट इज 8 माइनस 4 इंटू -2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, 8 माइनस 16 माइनस 4, दैट इज 8 माइनस 20 इज इक्वल टू -12। तो P माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -12। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन आया है हमारे पास, वेरीफाई दैट 2 इज जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल Px इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड में हमारे पास Px की वैल्यू जो भी दे रखी है और उसने पूछा क्या है कि 2 इज द फैक्टर ऑफ या 2 इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो जितने भी x है इस Px के अंदर वहां हम 2 रख देंगे। अगर हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है गिवन वैल्यू पे, हमें यहाँ 2 दे रखा था और हमने 2 रख दिया इस पोलिनोमियल में और उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो जो गिवन वैल्यू है वो गिवन पोलिनोमियल की क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, जीरोज है। ये 2 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 2 रखने पर इसकी वैल्यू पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि 2 इसका 0 है। और अब इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है करने का? दूसरा तरीका यह है कि Px इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 दे रखा है हमें। ठीक है, हम क्या करेंगे, Px की जगह पर हम 0 रख देंगे। ठीक है, और यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस 2 एक्स इज इक्वल टू 2। यानी अगर हमने x की वैल्यू निकाली और वो गिवन वैल्यू से मैच करती है, यानी उसके बराबर है, सेम है, तो ये वैल्यू हमारे पोलिनोमियल का 0 होगी। ठीक है, तो हमने Px की जगह पर 0 रखा और हमने पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल ली जो कि 2 आई, और हमसे पूछा भी यही गया था कि 2 इसका 0 है या नहीं है। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब यह है कि 2 जो है इसका 0 है। या फिर पहला वाला तरीका कि आप गिवन पोलिनोमियल में जो आपको वैल्यू दे रखी है, जिसके बारे में पूछा गया है कि ये 0 है या नहीं है, वो आप पोलिनोमियल में रख दीजिए। अगर आपके पास वैल्यू 0 आ जाती है, अगर आपके पास वैल्यू 0 आ जाती है पोलिनोमियल की, तो वो गिवन वैल्यू आपके पोलिनोमियल का 0 है। ठीक है, नेक्स्ट वाले को देखते हैं।
हमसे पूछा गया है कि -3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। -3 जो है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का जीरो है या नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक्स की जगह पर -3 रख देंगे। -3 + 3 जीरो हो जाएंगे। अब हमारे पास p -3 की वैल्यू जीरो आ गई। इट मीन्स ये हमारा जीरोज है। -3 जो है गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है। यस, ठीक है। और अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो एक्स पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 होगा आपका, और पी एक्स को हम जीरो रख देंगे, एक्स प्लस 3 होगा, और यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो -3 होगी। इट मीन्स -3 जो है वो आपके गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज है। ठीक है, न्यू एग्जाम्पल देखते हैं। फॉलोइंग पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल दे रखे हैं और इनके जीरोस पूछे हैं। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, पी एक्स इक्वल टू हमें दे रखा है 2x + 5। इसको हम क्या करेंगे, 2x + 5 को हम जीरो के इक्विवेलेंट रख देंगे और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सिंपली अलजेब्रा का यूज करेंगे। 2x इक्वल टू ये 5 उधर जाकर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, और यहां से 2x इक्वल टू -5 आएगा, और x इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 2। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया, -5/2। अब दूसरे वाले क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। px इज इक्वल टू 5x - 10। इसको हम जीरो के इक्विवेलेंट रख देंगे और यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 जो है आपके पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। एक नया तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। अब एक नए तरीके का क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ 2, zeros आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू 2x³ 5x² प्लस ax प्लस b। आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके जीरोज दे रखे हैं और आपसे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो सबसे पहला काम जो है हम क्या करेंगे, हम f(x) को हम जीरो के इक्विवेलेंट रख देंगे, जीरो के बराबर रख देंगे। अब f(x) की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2x³ - 5x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा पहला जीरो है 2, तो हम जितने भी x है इसमें वहां वहां 2 पुट कर देंगे। 2³ 5, 2² प्लस a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 इंटू 2 का क्यूब 8 -5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। 2 8 16 -20 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे -4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। 2a प्लस b इज इक्वल टू ये 4 राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब हम f(x) में x की जगह पर 0 रखते हैं। 2x - 5x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, और जितने भी x है वहां पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 2 इंटू 0³ -5 इंटू 0² प्लस a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 0 हो जाएगा ये, -5 इंटू 0 हो जाएगा ये, a इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस b इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 0 0 -0 प्लस 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब b की वैल्यू आपके पास 0 आ गई है, आप वो वैल्यू इसमें रख दीजिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में। 2 put b is equal to 0 in first. 2a plus b is equal to 4. 2a plus 0 is equal to 4. 2a is equal to 4.
a इज इक्वल टू 4/2, a इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। आपके पॉलिनोमियल के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है लगभग लगभग सभी पूरे हो चुके हैं क्लास 9th के अकॉर्डिंग। वैसे तो इसमें और बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन आपके 9th क्लास में जितना भी सिलेबस है वो इन सारे क्वेश्चन में कवर हो गया है, ठीक है। और फिर भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, ठीक है। बाकी सब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स नहीं हो सकती, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। थैंक यू।